गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है चैप्टर सेकंड शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और एक क्वांटिटी ये पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि सोर्स चार्जेस क्या होते हैं, टेस्ट चार्ज क्या होते हैं, टेस्ट चार्ज क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक नई क्वांटिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है और देखेंगे कि अलग अलग चार्जेस की ये फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक कि ये दूसरे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो ध्यान से सुनना बेटा सभी। जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लाइक चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं, ये हमने पढ़ा था। और कूलम ने कितनी फोर्स होगी अट्रैक्शन की, रिपल्शन की, कूलम लॉ से हम निकाल सकते हैं। कूलम ने बताया था और हमने निकाली थी। 2 पॉइंट चार्ज के कारण कितनी, अगर फ्री स्पेस में है तो कितनी होगी, वो हमने निकाली थी। फिर मल्टीपल, अगर बड़े ज़्यादा चार्ज हैं एक के चारों ओर तो भी निकाली थी हमने। पोजीशन वेक्टर की टर्म में भी निकाली थी। फिर वहाँ हमने देखा था कि चार्ज जो है, या तो बॉडी पे चार्ज सिंगल चार्ज आ सकता है, या मल्टीपल चार्ज आ सकता है, या फिर कंटिन्यूस चार्ज हो सकता है। लीनियर जिसको बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इनके कारण कितना फोर्स होगा ये हम निकाल चुके हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ थी कि जब दो चार्जेस को हम पास लाते हैं, मान लो ये वन चार्ज है, दूसरा चार्ज, इसको हम इसके पास ले गए, तो हम देखते हैं जो पास लाते हैं और यहीं से ये रिपेल कर देता है या अट्रैक्ट कर लेता है, इस पॉइंट से ही। तो किसी भी बॉडी को फोर्स लगाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कांटेक्ट चाहिए। एक बॉडी दूसरी पे फोर्स अप्लाई करने के लिए उसको कांटेक्ट चाहिए, बिना कांटेक्ट के हम फोर्स नहीं लगा सकते। तो हम देखते हैं कि अगर एक चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज आता है तो हम देखते हैं कि ये बिना कांटेक्ट के ही उस पर फोर्स लगा देता है, या तो उसको रिपेल कर देता है या अट्रैक्ट कर देता है। बट ये पॉसिबल नहीं है, बिना कांटेक्ट के कोई फोर्स नहीं लगाया जा सकता। तो फिर जहाँ पर क्या बोला, इसका मतलब ये हुआ कि किसी कोई चार्ज बॉडी है तो उसके चारों ओर कुछ कोई ये माना गया कि बॉडी के चारों ओर क्या है, चार्ज बॉडी के चारों ओर, ये बॉडी जो है चार्ज बॉडी, ये अपने चारों ओर एक स्पेस जनरेट करती है। कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे लगाएगी, वो क्या करती है, अपने चारों ओर एक स्पेस बनाती है या रीजन बनाती है, और इसी रीजन से ये जब कोई चार्ज दूसरा आता है तो उसको ये खींच लेती है या रिपेल कर देती है, मतलब इन्फ्लुएंस दिखाती है उसके ऊपर, या तो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। तो एक चार्ज के चारों ओर ऐसा रीजन या स्पेस जिसके कारण वो दूसरे चार्जेस पे इन्फ्लुएंस दिखाती है, दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है, इसी रीजन को हम बोलते हैं चार्ज की फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज की फील्ड। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो हर चार्ज की होगी, चाहे प्लस है माइनस है, उसकी फील्ड होगी। ठीक है, ये बोला गया। तभी तो हम जब एक चार्ज के पास दूसरा चार्ज लाते हैं तो यह अट्रैक्ट कर देता है, रिपेल तो कौन करता है, जो चार्ज की फील्ड होती है वो उसका कांटेक्ट में आती है, वो उसको रिपेल या अट्रैक्ट करती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह की क्या है, एक स्पेस है ये, ठीक है, जो करेगा दूसरे चार्जेस पे इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, इसको हम फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इस फील्ड को मापते कैसे हैं, तो फील्ड को मापने के लिए
हमने देखा हम क्या करते हैं, अब ऐसा कोई चार्ज जिसकी फील्ड होती है उसको बड़ी ज़्यादा फील्ड होगी, जो इन्फ्लुएंस बड़ा ज़्यादा करेगा, उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। और एक ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा कम होता है, जिसकी अपनी फील्ड नहीं होती, +1 चार्ज जिसके ऊपर होता है 1 कूलम का चार्ज, उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इसको टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं, ये देखा गया है कि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा कम होता है, इसकी फील्ड अपनी नहीं होती है, तो इसका यूज़ करते हैं हम दूसरों की फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए। अगर ये कोई चार्ज है, सोर्स चार्ज है, हम यहाँ से कोई दूसरा चार्ज पास लेके आए, ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं करता, रिपेल नहीं करता, इसका अंदर फील्ड नहीं है, जहाँ पहुँचे तो अट्रैक्ट करना शुरू करके या रिपेल करना शुरू करके इसको रिपेल कर देता है, ये प्लस का रिपेल करता है, अट्रैक्ट कर, इसका मतलब इसकी फील्ड यहाँ तक है। सिमिलरली जहाँ से तो एक रीजन बन जाएगा, इसके चारों बॉडी के चारों रीजन बन जाएगा, यहाँ से अट्रैक्ट करेगी रिपेल करेगी। तो टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज जो है वो एक ऐसा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा कम होता है, +1 कूलम होता है, और फील्ड जिसकी नहीं होती, ठीक है, उसकी अपनी फील्ड नहीं होती है, अपना कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता उसका। सोर्स क्या है, चार्ज ऐसा जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा ज़्यादा और फील्ड होती है, ठीक है। तो सोर्स चार्ज की फील्ड को किससे डिटेक्ट करते हैं, टेस्ट चार्ज से, उसके चारों टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं हम, और जैसे लाते हैं तो जो सोर्स चार्ज होता है, सोर्स चार्ज वो उसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे ये सोर्स चार्ज है, इसको इधर लाएंगे, इसके पास इस चार्ज को अगर इसके पास लाते हैं तो ये इस पर फोर्स लगाता है, फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगाता है, अगर फोर्स कम लगाता है तो इसका मतलब वहाँ पर फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग, फील्ड ज़्यादा है वहाँ, और फोर्स कम लगाता है तो फील्ड कम है। तो यही जो फोर्स फील्ड लगाती है किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर किसी पॉइंट पर, इसी फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज, इसी को हम बोलते हैं। वहाँ पर अगर ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब फील्ड वहाँ ज़्यादा लग रही है, और सोर्स की चार्ज के चारों, और अगर इस टेस्ट चार्ज पे फील्ड क्या है, अगर फोर्स कम लगती है तो फील्ड कम है, और अगर पास ले जाते हैं, अगर फोर्स फील्ड बड़ी ज़्यादा फोर्स लगाती है टेस्ट चार्ज पे, तो इसका मतलब फील्ड वहाँ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज होती है, इसको यही मेजर करती है फील्ड की स्ट्रेंथ को, तो इसलिए इसको हम नया नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स चार्ज, ठीक है। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फोर्स एक्सपीरियंस्ड that is force experienced, the electrostatic force experienced per unit charge is known as electric field strength at that point। और इसको किससे लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ई वेक्टर, ये ई वेक्टर से लिखते हैं इसको, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है ये, आगे बताऊंगा क्यों है वेक्टर, ठीक है, समझ गए। तो सोर्स चार्ज की फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, ठीक है, ओके। अब हम मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं इसको, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो फोर्स एफ वेक्टर से लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है तो वेक्टर आना, जहाँ पर वेक्टर आएगा फोर्स, ठीक है। जब भी वेक्टर फॉर्म में लिखें हम तो आपको पता है वेक्टरों पे वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर आता है, तो इस पर वेक्टर आना, इस पर वेक्टर आना, ये आ गया, ठीक है। यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, फोर्स के न्यूटन और चार्ज के कूलम, तो न्यूटन पर कूलम डायमेंशन, ठीक है। फोर्स के ये डायमेंशन आ गए, और चार्ज के क्या होंगे, करंट इनटू टाइम, एम्पियर इनटू टाइम, तो ये आ गए, ठीक है। ये डायमेंशन होते हैं इस क्वांटिटी के, ठीक है, समझ गए। तो सोर्स चार्ज की क्या होती है, फील्ड स्ट्रेंथ, सोर्स चार्ज फील्ड, जहाँ देखा हमने सोर्स चार्ज फील्ड बनाता है, ठीक है,
और उसकी फील्ड होती है और फील्ड की स्ट्रेंथ भी होती है। ठीक है, अलग अलग पॉइंटों पे ये जो फील्ड स्ट्रेंथ और फील्ड स्ट्रेंथ, ये फील्ड स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है? ये होती है फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब इसको हम जो है देखते हैं हम, ये जो फील्ड स्ट्रेंथ है डिफरेंट पॉइंटों पे डिफरेंट होती है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? फील्ड स्ट्रेंथ का अलग, सोर्स चार्ज या चार्ज के चारों ओर जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट पॉइंटों पे डिफरेंट होगा। ठीक है, होता है। और डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन कौन सी? जिस साइड फोर्स लगेगी। अगर ये चार्ज है, एक चार्ज आपके पास ये है सोर्स चार्ज, मान लो ये टेस्ट चार्ज है, आप इसको लेके आए और इसने ऐसे रिपेल कर दिया, इसको ऐसे रिपेल कर दिया। अगर ऐसे रिपेल कर दिया इसका मतलब क्या हुआ? फील्ड कहाँ लगा? इधर लगा। ठीक है, फील्ड ने फोर्स इधर लगाया तो इसका मतलब फील्ड भी इधर लग रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन होनी? फोर्स के अलोंग, कूलम फोर्स के अलोंग इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन अलोंग दी कूलम फोर्स। क्लियर? तो फील्ड स्ट्रेंथ हमेशा कूलम फोर्स के अलोंग ही लगेगी, तो इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि स्केलर है कि वेक्टर है। ठीक है, तो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होती है, तो फोर्स के अलोंग, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होती है फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, समझ गए? अब बट हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बॉडी पे चार्ज सिंगल हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, या फिर कंटिन्यूस चार्ज हो सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फील्ड क्या सिंगल चार्ज की होगी? नहीं, ये फील्ड स्ट्रेंथ जो है एक सिंगल सोर्स के कारण भी हो सकती है, दो के कारण भी हो सकती है, और मल्टीपल चार्जेस के कारण भी हो सकती है। ठीक है, कंटिन्यूस चार्ज के कारण भी हो सकती है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे? एक्सप्रेशन मैथमेटिकली हम सभी की ड्राइव करेंगे, मैथमेटिकली ड्राइव की गई है कि सभी चार्जेस की फील्ड स्ट्रेंथ किसी पॉइंट पर कितनी होती है, एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे सोर्स चार्ज की, जो एक सोर्स चार्ज है तो जो अपने चारों ओर फील्ड बनाता है, फिर उस फील्ड जो लगाता है वो उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी सिंगल पॉइंट पे, वो निकालनी है हमें। ठीक है, तो बट ये जो फील्ड लगती है ये 3D में लगती है, 3D में एक्ट करती है, तो इसलिए चार्ज किस में लेना पड़ेगा हमें? चार्ज फील्ड को मेजर करने के लिए 3D में लगती है, तो क्या 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए 3 डायमेंशन में लेते हैं हम। ठीक है, तो बट सोर्स चार्ज कहीं भी हो सकता है, स्पेस में 3D में कहीं पर भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? तो डिफरेंट केसेस आते हैं। पहला केस है कि जब सोर्स चार्ज कहाँ पर है? ओरिजिन में है। देन फर्स्ट केस, व्हेन सोर्स चार्ज इज एट ओरिजिन। जब ओरिजिन पे सोर्स चार्ज है तो आपको बताना कि चार्ज के चारों ओर किसी पॉइंट पर फील्ड स्ट्रेंथ कितनी लगती है, कितनी होती है, ड्राइव करना है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ड्राइव करना है आपको। तो इसके लिए अब निकालनी है तो हम क्या करते हैं? एक चीज़ और याद रखना कि जिस पॉइंट पर सोर्स चार्ज की फील्ड में जिस पॉइंट पर हमें फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है उसका, वहाँ पर क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज। हमेशा उस जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहाँ टेस्ट चार्ज रखते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो निकालते हैं। तो पहला है डायग्राम इसका, देखिए हमने क्या किया, सपोजिशन देखिए, हमने माना पहला केस है जब चार्ज कहाँ होगा? ओरिजिन पे। हाँ, तो ये हमने कोई प्लस क्यू सोर्स चार्ज माना जो कहाँ पर है? ओरिजिन में है, ओ पे है, कोऑर्डिनेट में स्पेस में ओ प्रेजेंट पॉइंट पर है, ओरिजिन पर है। ठीक है, और पी वो पॉइंट है जहाँ पर हम ये फील्ड बनाएगा अपने चारों, फील्ड स्ट्रेंथ लगेगी, तो पी वो पॉइंट है जहाँ पर हम निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? टेस्ट चार्ज। माना यहाँ पर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज प्रेजेंट है।
ठीक है, इसके चारों, और माना इनके बीच का डिस्टेंस कितना, आर वेक्टर है। अगर आर वेक्टर है तो फिर ये क्या होगा, छोटा फुल वेक्टर का छोटा वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर, तो ये इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पर निकालनी है इसके कारण कितनी फील्ड लग रही होगी। ठीक है, ये निकालनी है हमें। अब तो फार्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, दैट विल बी कूलम फोर्स एग्जिस्ट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी, कूलम फोर्स, कि जब वो फील्ड के अंदर जहाँ पर टेस्ट चार्ज है तो ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाता है। प्लस प्लस है तो रिपल्शन लगाएगा, तो कितनी फोर्स लगाता है, रिपल्शन करेगा तो कहाँ लगाएगा, इसी के यूनिट वेक्टर के लॉन्ग लगाता है, तो फोर्स ये इधर लगाएगा। ये निकालनी फोर्स कितनी है। ठीक है, और फिर डेफिनेशन यूज़ करके, फार्मूला यूज़ करके फील्ड स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, कूलम फोर्स। ठीक है, याद रखें। तो सोर्स चार्ज जहाँ पर है, टेस्ट चार्ज जहाँ पर है, तो दोनों प्लस प्लस के हैं, सेम चार्ज है, लाइक ये रिपेल करेगा, इसको फोर्स लगाएगा, तो पॉइंट चार्ज है दोनों, तो दोनों डिस्टेंस पता है, तो कौन से लॉ लगेगा, कूलम लॉ। तो इसलिए कूलम लॉ से कूलम फोर्स निकालना, तो बाय कूलम लॉ, देयरफॉर बाय कूलम्स लॉ, कूलम लॉ के अकॉर्डिंग, कूलम लॉ के अकॉर्डिंग ये इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, कूलम लॉ के अकॉर्डिंग द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू विल बी। ठीक है, तो कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर, दोनों पॉइंट चार्ज है, आर डिस्टेंस है, तो पता है हमें वेक्टर फॉर्म में वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर आना, वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। जो कि इतना फोर्स लगेगा, कूलम इतना लगेगा, तो वहाँ फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, तो फ्रॉम डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी विल बी, तो पी पॉइंट पर कितनी होगी फील्ड स्ट्रेंथ वहाँ पर, दैट विल बी ई वेक्टर होगी, और किसके बराबर होगी, एफ कूलम फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो एफ अपॉन क्यू नॉट होगी, तो एफ इसके बराबर क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, तो जी आ गया। तो इतनी फील्ड स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, एक सोर्स चार्ज जो रीजन पे है, तो उसके कारण किसी पॉइंट पर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर इतनी फील्ड वहाँ एक्ट करेगी, और ये वेक्टर कहाँ एक्ट करेगी, ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जो आर कैप की डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन इसी साइड होगा जिस साइड जे होगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स की वही डायरेक्शन है, जो फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक है, ये डायरेक्शन बता रहा है फोर्स की, तो ये इधर लग रहा है, तो ये इधर लग रहा है, तो फील्ड स्ट्रेंथ भी कहाँ लग रही होगी, तो सोर्स चार्ज की फील्ड स्ट्रेंथ और थ्रोट लगेगी, आर के लॉन्ग लगेगी। ठीक है, इतनी होती है, समझ गए। अब दूसरा केस है कि अब हाँ, इसमें इतनी होगी। अब देखना है कि ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ ये फील्ड स्ट्रेंथ कैसे चेंज करती जाती है। ठीक है, वेरिएशन बतानी फील्ड स्ट्रेंथ की डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ, तो ग्राफिकली बता रहे हैं फील्ड स्ट्रेंथ। ग्राफ बनाया हमने एक्स और वाई के बीच, इस साइड हमने फील्ड ले ली, जो फील्ड लग रही है फील्ड स्ट्रेंथ, और इस साइड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ले ली। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस में अब देखो आर का स्क्वायर, अगर अब देखो स्क्वायर का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है ग्रेजुअली डिक्रीज। ठीक है, आर स्क्वायर बड़ा कम, देखते हैं हम, अगर आर स्क्वायर ये वैल्यू बड़ी कम होगी तो ये ज़्यादा होगी, तो ये मैक्सिमम होगी, आर स्क्वायर कम तो ये मैक्सिमम, फिर आर स्क्वायर बढ़ता जाता है, ये कम होते जाते हैं ग्रेजुअली ऐसे, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, ऐसे वैसे। ठीक है, तो ऐसे वेरी करती है। ठीक है, अगर इनफाइनाइट हो गया तो जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत डिस्टेंस के ऊपर फील्ड स्ट्रेंथ, सोर्स चार्ज का फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम। ठीक है, अगर आर जीरो हो जाए, तो इफ आर जीरो हो गया, तो ई क्या हो जाना 1/0 इनफाइनाइट, तो फील्ड स्ट्रेंथ इन्फिनिटी कहाँ होती है, चार्ज के ऊपर,
सोर्स चार्ज के ऊपर वहाँ फील्ड स्ट्रेंथ इन्फिनाइट होती है, बहुत ज़्यादा एक्ट करती है। ठीक है, समझ गए। अब है नेक्स्ट आर्टिकल हमारा दूसरा केस है कि आपको निकालनी है सोर्स चार्ज की फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है किसी पॉइंट पर जब ओरिजिन से दूर है, वह सोर्स चार्ज इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो 3 डायमेंशन में लगती है, इसलिए कैसा लेना पड़ेगा, 3 एक्सिस लेने पड़ेंगे, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जहाँ पर ये XYZ हमने ये स्पेस में हमने माना क्यू चार्ज जो सोर्स चार्ज है वो ये पॉइंट पर प्रेजेंट है, और P पॉइंट पर हम B पॉइंट पर हम निकालना चाहते हैं इसके चारों ओर फील्ड स्ट्रेंथ। तो जहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी वो निकालनी है हमें। तो माना यहाँ पर क्यू नोट टेस्ट चार्ज है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो क्यू नोट यहाँ टेस्ट चार्ज माना, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर जहाँ ओरिजिन से R है और इसका R नॉट है, टेस्ट के लिए नोट लगाते हैं इसलिए R नॉट लिया, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R वेक्टर है, ठीक है, A से B तक का कितना डिस्टेंस है, टेस्ट चार्ज यहाँ से यहाँ तक कितना है R वेक्टर, तो ये क्या होना RAB, A से B तक है तो कैसे लिखते हैं RAB कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये होगी सपोजिशन। अब फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है तो कूलम लॉ, दोनों पॉइंट चार्जेज हैं तो फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स निकालनी है और फिर टेस्ट चार्ज डेफिनेशन से यूज़ करेंगे तो आ जाएगी। तो बाय कूलम लॉ दोनों प्लस प्लस के लाइक है रिपेल करेंगे, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये तो लगाता नहीं, तो बाय कूलम लॉ फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू प्लस क्यू विल बी। देखिए फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू विल बी, हाँ जी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर ऑन एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 क्यू नॉट क्यू अपॉन ए बी स्क्वायर आ गया। डिस्टेंस कितना है ए बी, मैग्नीट्यूड कितना है ए और बी, ए बी है, ठीक है, और आर की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या यूनिट वेक्टर बताता RAB कैप होगी, ठीक है, समझ गए। अब हमें तो पोजीशन वेक्टर पता है, ठीक है, तो इसलिए हम उसको पोजीशन वेक्टर की टर्म में लेंगे। AB किसके बराबर होगा, ये जो AB होगा ये R के बराबर है, ठीक है, तो AB हो गया R के बराबर, और ये वैल्यू भरनी है तो उसका फार्मूला आपको पता है, A कैप होता है ये वेक्टर अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड, ये होता है, तो क्या होना RAB क्या होना RAB वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर R, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड है AB के बीच का तो R भी सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनकी वैल्यू क्योंकि हमें पोजीशन वेक्टर की टर्म में लेना है तो इसकी वैल्यू निकालेंगे और भर देंगे, फिर इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फोर्स आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालनी, यहाँ पर लगना है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, बाय ट्रायंगल लॉ ये वेक्टर इधर लग रहा है ये इधर लग रहा है, दोनों का ऑर्डर सेम, तो इनका सम इसके बराबर होगा, तो R प्लस RAB वेक्टर इक्वल टू RB वेक्टर, ठीक है, तो R वेक्टर प्लस RAB इक्वल टू R नॉट होना, तो RAB निकाल लो, ठीक है, ये निकाला हमने और जहाँ भर दिया, तो जहाँ भरा तो RAB कैप आ जाएगा R नॉट माइनस R अपॉन, ठीक है, समझ गए। F वेक्टर इक्वल भर दिया तो F वेक्टर आ जाना, जहाँ भर दिया इसको जहाँ पर, तो क्या आ जाना, ये आ जाएगा F वेक्टर इक्वल टू 1/4 क्यू नॉट क्यू अपॉन R क्यूब हो गया, ये आ जाएगा R नॉट माइनस R वेक्टर, ये आ गया। हाँ आगे देखिए, तो ये आ जाएगा, आगे है F वेक्टर इक्वल टू, अब ये R जो सिंपली मैग्नीट्यूड है वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर भी होगा, तो क्या होना, ये आ जाएगा F वेक्टर इक्वल टू 1/4 क्यू नॉट क्यू अपॉन ये और इसका क्यूब मैग्नीट्यूड का भी इतना होना। तो फ्रॉम डेफिनेशन फील्ड स्ट्रेंथ विल बी कितनी होनी P पॉइंट पर E वेक्टर इक्वल अपॉन क्यू नॉट, तो ये होगी, इतनी फील्ड स्ट्रेंथ होती है जब सोर्स चार्ज दूर हो, ठीक है।
तो ध्यान रखना 1/4πε0 क्यों r0 माइनस टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर माइनस सोर्स चार्ज का, याद रखें, और अपॉन टेस्ट चार्ज का माइनस का होल क्यूब। ठीक है, तो इतनी होती है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल देखिए। तो अभी हमने पढ़ लिया कि ये जो सोर्स चार्ज के कारण निकाल ली। अब है नेक्स्ट, अगर चार्ज कैसा है, मल्टीपल चार्ज है, अगर चार्ज बड़ा ज़्यादा है तो किसी पॉइंट पर नेट कितनी होगी। ठीक है, नेट फील्ड वहाँ पर कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो आपने कूलम पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि बड़े ज़्यादा सोर्स चार्जेस के कारण अगर निकालना हो आपने नेट फोर्स गिवन चार्ज पे निकालनी हो तो सुपरपोजिशन लगता है। तो सिमिलरली जहाँ पर भी सेम कौन सा यूज़ होना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, कि अगर आपने बड़े ज़्यादा चार्जेस के कारण किसी पॉइंट पर फील्ड स्ट्रेंथ निकालना हो तो यूज़ होती है हमारे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि गिवन जब बड़े ज़्यादा चार्ज है, एक गिवन चार्ज, जैसे ये मान लो ये कोई सिंगल चार्ज है, इसके चारों बड़े हैं, वो सारे फील्ड बनाएंगे तो गिवन चार्ज पे नेट फील्ड कितनी लगेगी। टेस्ट चार्ज पे जहाँ पर हमें निकालनी है टोटल बड़े ज़्यादा का, वहाँ टेस्ट चार्ज रखते हैं ना, तो नेट टेस्ट चार्ज पे मल्टीपल चार्जेस के कारण नेट फील्ड स्ट्रेंथ कितना होता है, निकालना हो तो ये लगता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि गिवन टेस्ट चार्ज पे नेट फील्ड स्ट्रेंथ जो लगता है वो हमेशा बराबर होता है सम ऑफ ऑल दी फील्ड स्ट्रेंथ एक्ट्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। दैट इज, देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्ट on the test charge due to multiple charges always equal to sum of electric field strength acting due to large number of due to individual charges। ठीक है, that is, देख सकते हैं, that is E नॉट वेक्टर इक्वल टू इसके बराबर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल चार्जेस के कारण निकालनी है नेट फील्ड स्ट्रेंथ, तो पहले की निकालनी पड़नी, दूसरे की, तीसरे की, और फिर नेट कर देंगे तो आ जाएगी। ठीक है, याद रखना। तो एक्सप्रेशन देखिए इसका कि आपको मल्टीपल चार्जेस के कारण कितना फील्ड स्ट्रेंथ होता है वो निकालना है आपको। ठीक है, तो देखिए पहले इसका डायग्राम। हाँ जी, तो ये हमने n चार्ज माने, लेट Q1 Q2 Q3 अप टू सोन Qn बी द n चार्जेस माने। ठीक है, और इनके पोजीशन वेक्टर हैं R1 R2 R2 R3 अप टू सोन Rn, इनके पोजीशन वेक्टर हैं। ठीक है, और P पॉइंट हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इसका जो टेस्ट चार्ज पोजीशन वेक्टर R0 है, और तो जहाँ पर टेस्ट चार्ज होगा Q0 इसका जहाँ पर टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो इस पे निकालनी, सभी के कारण सभी बना रहे होंगे, अपनी अपनी फील्ड स्ट्रेंथ होगी सभी की, तो जहाँ पर कितनी लगाएंगे वो हमें निकालनी है। ठीक है, नेट तो पहले एक के कारण निकालनी, तो कौन सा लगाना, सुपरपोजिशन लगा दीजिए। तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नेट फील्ड स्ट्रेंथ बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नेट फील्ड स्ट्रेंथ एक्ट ऑन द टेस्ट चार्ज Q0 विल बी, कितनी होनी, दैट विल बी ई वेक्टर, ई से लिख लो, ई वेक्टर इक्वल टू ए नोट से लिख लो, ई नोट वेक्टर इक्वल टू सभी के सम के बराबर होनी, तो पहले के कारण E1 मान लो, दूसरे कारण E2, तीसरे कारण 3n, तो सभी के सम के बराबर होनी, सम कर दिए। ठीक है, तो पहले E1 निकालते हैं, इनकी वैल्यू फिर भर देनी तो नेट आ जाएगी। ठीक है,
तो पहले देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q1 विल बी E1 इक्वल टू कितनी होनी, तो चार्ज पता है हमें, पोजीशन वेक्टर पता है हमें, ठीक है, इसका भी पता है और इसका भी पता है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर पता है हमें, चार्ज पता है, तो फील्ड पहले निकाल चुके हैं, ड्राइव नहीं करनी है, अब डायरेक्ट लिखनी है। तो E1 वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या होना 1/4 Q1 टेस्ट नहीं आता इसमें, Q1 इंटू कौन सा आना बताया था, टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर माइनस जो अप्लाई कर रहा है, तो R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर और नीचे क्यूब आ जाना, ठीक है, ये होगा। सिमिलरली E2 कितना होना, दूसरे के कारण इस पर फील्ड स्ट्रेंथ कितना लगना, E2 वेक्टर इक्वल टू कितना 1/4 Q2 R0 वेक्टर माइनस R2 का होल क्यूब, इतना आ जाएगा, ठीक है। ये आया था टेस्ट -1, तो यहाँ क्या होना टेस्ट -2, ठीक है। तो सिमिलरली E3 क्या होना सेम आ जाएगा, टेस्ट का पोजीशन वेक्टर माइनस किसका तीसरे का, ठीक है, Q1 Q2 और Q3 आना, बाकी सेम चल रहे हैं। तो N के कारण क्या होना, ये तो सेम है तो ये सेम आ जाएगा, यहाँ 1 2 3 आया और ये N आ जाना, और जहाँ सेम टेस्ट सेम है तो टेस्ट आ जाना, और जहाँ 1 2 3 तो यहाँ क्या आना N आ जाना और नीचे क्यूब आ जाना, ठीक है। तो इतनी होगी, भर दो यहाँ, पुट इन 1 इक्वेशन 1 में भरेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट विल बी E वेक्टर इक्वल टू, ये कांस्टेंट कॉमन आ रहा है, कॉमन बार ले लिया 1/4 बार सारा कॉमन, तो अंदर क्या बचा ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है, प्लस कर दिया। इसको समीशन ऐसे भी लिख सकते हैं और समीशन की टर्म में लिख सकते हैं। तो समीशन आपको बताया था जो कांस्टेंट होते हैं वो बाहर आते हैं और जो चेंज हो रहे थे उनके साथ आई लगाते हैं, और आई कहाँ से कहाँ करता है वो यहाँ से यहाँ तक लिखा जाता है। तो क्या होना 1/4 ये चेंज हो रहे हैं, तो समीशन आई 1 to n, और क्या होना ये चेंज हो रहा है तो Qi ये सेम है ऐसे रहेगा Ri, ठीक है, और नीचे जा जाएगा, तो ये टोटल नेट बनेगी, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नेट इतनी लगती है, ठीक है। तो अब हमने मल्टीपल चार्ज के कारण निकाल ली फील्ड स्ट्रेंथ, मल्टीपल के कारण निकाल ली, ठीक है। अब निकालनी तो चार्ज तो कंटिन्यूस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म में भी हो सकता है, सिंगल की फॉर्म में हमने निकाल ली, मल्टीपल में निकाल ली, कंटिन्यूस फॉर्म में होगा तो कितनी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो कंटिन्यूस 3 तरह का होता है, तो अब हम इसको डायरेक्ट ड्राइव नहीं करेंगे क्योंकि कूलम फोर्स हम पहले निकाल चुके हैं, तो जहाँ डायरेक्ट लिखेंगे कूलम फोर्स निकाल लेंगे नहीं, हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो पहले है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वी नो फोर्स ड्यू टू फोर्स, अगर टेस्ट चार्ज कंटिन्यूस चार्ज की फील्ड में तो फोर्स कितना होता है वो पता है हमें, तो कूलम फोर्स एक्सपीरियंस ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, इतनी होती है, ठीक है, जो तो पढ़ चुके हैं पहले। फोर्स इतनी तो फ्रॉम डेफिनेशन, तो फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होनी वहाँ पर लगनी, E वेक्टर इक्वल टू F कूलम फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इतनी होनी, तो इतनी, ठीक है, समझ गए, इतनी लगती है, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस के कारण कितनी होनी है, तो फोर्स हमें पता इतनी लगती है, फोर्स इतनी लगती है, तो फिर फ्रॉम डेफिनेशन फील्ड स्ट्रेंथ इतनी होनी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होनी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फोर्स इतनी लगती है तो फील्ड स्ट्रेंथ इतनी होनी, ठीक है। तो ये इनके कारण डायरेक्ट लिखनी है आपने, ठीक है, ड्राइव नहीं करनी है, समझ गए। तो आज जहाँ तक ही करते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट हम फील्ड नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, थैंक यू, जहाँ तक आप लिख लें, ठीक है, ओके।